Good morning, all of you. Today, our topic of discussion is measles. So, measles is an acute viral infectious disease, highly contagious viral illness. मीज़ल क्या है? एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये हाईली कंटेजियस है क्योंकि वायरस के थ्रू होता है तो बहुत जल्दी फैलता है. इट इज़ अ हाईली कंटेजियस जो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है. दैट कोज अ रैशेस ऑल ओवर द बेड, ऑल ओवर योर बॉडी. ये इसमें क्या होता है? मीज़ल्स में मोस्टली इसमें क्या होता है? ये वायरल के थ्रू होता है और इसमें पूरी की पूरी बॉडी जो है उसके ऊपर रैशेस होने शुरू हो जाते हैं. इट इज़ कॉल्ड रूबेला और रेड मीज़ल्स. इसके अंदर इसको हम रूबेला और रेड मीज़ल्स भी बोलते हैं क्योंकि जो रैशेस होंगे वो रेड कलर के होंगे. रेड कलर के पूरी बॉडी पे स्पॉट्स होने शुरू हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं मीज़ल्स. मीज़ल क्या है? एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये हाईली कंटेजियस है, इजीली स्प्रेड होता है और पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर रैशेस होने शुरू हो जाते हैं. इसको हम रूबियोला या फिर रेड मीज़ल्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट है मीज़ल्स वायरस. इसमें वायरस कौन कौन से हैं? पैरामिक्सो वायरस जो कि आरएनए से होता है. नेक्स्ट है वन एंटीजन टाइप, रैपिडली इनएक्टिवेटेड बाय हीट, सनलाइट, एसिडिक पीएच, ईथर और ट्रिप्सन. ये क्या है? पैरामिक्सो वायरस है, वन एंटीजन टाइप है और रैपिडली इनएक्टिवेटेड बाय हीट, सनलाइट और एसिडिक पीएच इज इन ट्रिप्सिन. ये हो गया हमारा मीज़ल वायरस. नेक्स्ट हमारा इसके अंदर मीज़ल पैथोजेनेसिस, रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन ऑफ वायरस. इसमें क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है? वायरस जो होता है जल्दी जल्दी स्प्रेड होता है. उसके अंदर क्या होगा? रेस्पिरेटरी के अंदर वायरस जो होता है अपना ट्रांसमिशन करना शुरू कर देगा. रेप्लिकेशन, इसके अंदर क्या होगा? रेप्लिकेशन ऑफ नेजोफेरिंग्स एंड रीजनल लिम्फ नोड, और एप्लीकेशन हो जाएगी नेजोफेरिंग्स की और लिम्फ नोड्स की. प्राइमरी विरीमिया 2 to 3 days आफ्टर एक्सपोजर, और इसके अंदर क्या होगा? विरीमिया हो जाएगा ये 2 to 3 days के बाद होगा, एक्सपोजर होने के बाद. सेकेंडरी विरीमिया जो होगा 5 to 7 days होगा आफ्टर एक्सपोजर. नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स. अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है वो कितने टाइम तक रहता है? 10 to 12 days तक. 10 to 12 days तक ये रहता है. प्रोड्रोम 2 to 4 days, स्टेप वाइज इंक्रीज विथ फीवर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट. और इसमें क्या होता है? 2 to 4 days तक स्टेप वाइज फीवर जो होता है बढ़ता रहता है. फर्स्ट जो होगा फीवर उसका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, फिर उसके बाद वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहेगा. कफ होगा, कोरिजा होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा, कॉप्लिक स्पॉट्स हो. कॉप्लिक स्पॉट्स के अंदर क्या होता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे रैशेस होने शुरू हो जाते हैं. रैश होते हैं वो 2-4 days तक रहते हैं. नेक्स्ट क्या? 14 days आफ्टर एक्सपोजर, और 14 days के बाद भी रैशेस थोड़े थोड़े होने रहेंगे वहाँ पे बॉडी के ऊपर. परसिस्टेंट जो होंगे रैशेस 5 to 6 days तक रहेंगे. और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ से स्टार्ट होते हैं रैशेस? फेस एंड अपर नेक, फेस से लेकर अपर नेक से स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट है मैको पेपुलर बिकम कन्फ्लुएंट, और इसमें क्या होता है? मैकोपेपुलर पेप्यूल्स बनने शुरू हो जाएंगे. रिकवरी फेड्स इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस. रिकवरी पेशेंट की इसके अंदर खुद ही रिकवरी अपने आप ही, जब लीजन्स खत्म हो जाएंगे अपने आप ही फेड होने शुरू हो जाएंगे तो पेशेंट की रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी. इंक्यूबेशन कितना होता है इसमें? 10 to 12 days का. और इसमें फीवर जो होता है 103 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है. कफ, कंजक्टिवाइटिस, कॉप्लिक स्पॉट्स इसके सिम्टम रहेंगे. और इसमें रैश जो होते हैं 2 to 4 days आफ्टर प्री सिंड्रोम और 14 days तक रहते हैं. रिकवरी जो होती है पेशेंट की अपने आप ही 14 days के बाद रिकवरी होनी शुरू हो जाती है. कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे मीज़ल्स के अंदर? डायरिया होगा इसमें 8%, ओटाइटिस मीडिया होगा 7%, निमोनिया होगा 6%, एंसेफेलाइटिस होगा 0.1%, सीजर्स होंगे 0.6 to 0.7% और डेथ होने के चांस रहेंगे 0.2%. तो ये हमारे साइलेंट सिम्टम मीज़ल्स के कॉम्प्लिकेशन है, प्लस सिम्टम्स भी हैं डायरिया, ओटाइटिस मीडिया, निमोनिया, एंसेफेलाइटिस, सीजर और डेथ. और कॉमन में क्या रहेंगे? जो कॉमनली होंगे कॉम्प्लिकेशंस इसके वो रहेंगे निमोनिया, डायरिया, क्रोब, मालन्यूट्रिशन, टाइटस मीडिया, माउथ अल्सर्स और आई कॉम्प्लिकेशन. और अनकॉमन में रहेंगे इसके एंसेफेलाइटिस, मायोकार्डाइटिस, न्यूमोथोरैक्स, स्यूडो डियास्टिनम, एपेंडिसाइटिस, सबएक्यूट स्लोर्सिंग और न्यूमोएंसेफेलाइटिस. नेक्स्ट हमारा मीज़ल कॉम्प्लिकेशंस. इसमें कॉर्निया में स्कारिंग हो जाएगी, कोस ब्लाइंडनेस, जिसके कारण पेशेंट जो ब्लाइंड भी हो सकता है. ये क्यों होता है? अगर विटामिन ए की कमी हो पेशेंट में तो. एंसेफेलाइटिस होगा. एंसेफेलाइटिस जो होता है ओल्डर चिल्ड्रन एडल्ट्स में होता है. इसके 0.1 जो होते हैं केस होते हैं. और ये क्या? क्रोनिक डिसेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन है पेशेंट की. नेक्स्ट निमोनिया, डायरिया जो होगा ये कॉमन रहेगा. इसमें क्या होगा? निमोनिया जो होता है 5 to 10% रहेगा और डायरिया जो होता है ये भी कॉमन रहता है इसमें. तो ये क्या हमारे कॉम्प्लिकेशंस है? कॉर्नियल स्टारिंग, कोस ब्लाइंडनेस, एंसेफेलाइटिस, निमोनिया और डायरिया कॉमन है. नेक्स्ट डायग्नोज क्या करेंगे इसका हम?
आइसोलेशन ऑफ मीजल वायरस फ्रॉम यूरिन, नेजोफेरिंग्स, ब्लड और थ्रोट। इसका टेस्ट करेंगे हम यूरिन के थ्रू, नेजोफेरिंग्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू या फिर थ्रोट के थ्रू। सिग्निफिकेंट राइज इम्यूनोग्लोबिन जी बाय एंड स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल एसे। इसके बाद सीरोलॉजिकल एसे टेस्ट करेंगे EIA या फिर HI। पॉजिटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे मीजल का इम्यूनोग्लोबिन M एंटीबॉडी चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, मीजल एपिडेमियोलॉजी। इसमें रिजर्वायर कौन होता है, किसके अंदर मीजल वायरस स्टे करता है, ह्यूमन के अंदर। रिजर्वायर जो होता है ह्यूमन होता है। ट्रांसमिट कैसे होता है, एयर रेस्पिरेटरी एयरबोर्न के थ्रू। टेम्पोरल पैटर्न पीक इन लेट विंटर स्प्रिंग। कम्युनिकेबिलिटी 4 डेज रहती है इसकी, बिफोर 4 डेज आफ्टर रैश ऑनसेट। और इसके बाद क्या होता है, 4 डेज के बाद रैशेज जो होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं बॉडी पे। तो रिजर्वायर क्या होता है इसका, ह्यूमन होता है। ट्रांसमिशन जो होता है रेस्पिरेटरी के थ्रू होता है। और इसमें क्या होता है, पीक मोस्ट कॉमनली होता है विंटर्स में होता है। और इसमें रैशेज वगैरह होने शुरू हो जाते हैं पेशेंट की बॉडी के ऊपर 4 डेज के बाद। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। MMR वैक्सीन देते हैं इसके लिए। जो फर्स्ट डोज है MMR का वो 12 to 15 मंथ्स में देते हैं। 12 मंथ्स इज़ द मिनिमम एज। 12 महीने क्या है, ये मिनिमम एज है। इस एज में जो है इंजेक्शन देना ही पड़ता है। सेकेंड डोज जो है MMR की ये 4 to 6 ईयर्स में देते हैं पेशेंट को। सेकेंड डोज में बी गिवन एट एनी टाइम 4 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द मीजल्स। सेकेंड डोज जो होती है ये 4 वीक्स तक देनी होती है। इसके बाद क्या होता है, ये पर्सन की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मे बूस्ट एंटीबॉडी टिटर्स ऑफ सम पर्सन। ये क्या होता है, जो पर्सन की एंटीबॉडी होती है उसके उस एंटीबॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, बूस्ट करती है उसकी इम्यूनिटी को। MMR वैक्सीन इंडिकेशन, ऑल चिल्ड्रन 12 मंथ ऑफ एज और ओल्डर। मिनिमम एज होती है इसकी 12 मंथ होती है या फिर उससे ओल्ड होती है। ससेप्टिबल एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स विदाउट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इम्यूनिटी। और ये पर्सन में उस टाइम दी जाती है जब उनमें इम्यूनिटी जो होती है कम होती है। अगर ये एडोलेसेंट्स एडल्ट्स को देनी तो उनको देनी जिनके अंदर इम्यूनिटी जो होती है स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कम होती है। ऑल पर्सन हु वर्क विद इन द मेडिकल फैसिलिटी शुड हैव एविडेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी टू मीजल्स। इसमें क्या होती है, पर्सन को देनी है जिनके अंदर क्या है, मेडिकल फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड हुई है और उनका एविडेंस है इम्यूनिटी टू मीजल्स। मीन्स की उनमें कोई ना कोई इम्यूनिटी लो है या कुछ प्रॉब्लम है तो उन पेशेंट को ये मेनली देनी है MMR वैक्सीन। यू कैन कंसिडर टू बी इम्यून टू मीजल ओनली इफ़ यू रिसीव 2 डोजेज ऑफ मीजल वैक्सीन। अब ये जो मीजल वैक्सीन है हमने उन्हीं पर्सन को देनी है जिन्होंने 2 वैक्सीन जो है रिसीव कर ली है और उनका जो है MMR वैक्सीन जो इंडिकेट हो चुका है, पूरा हो चुका है। नेक्स्ट है वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस। इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, हमने ये देखना है कोई रिएक्शन तो नहीं किसी ड्रग से, नियोमाइसिन से, या पेशेंट को भी कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है किसी चीज़ से, कोई भी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन किसी भी मेडिकेशन से, या प्रेग्नेंट तो नहीं है लेडीज़, या फिर इम्यूनोसप्रेसिव तो नहीं है, इम्यून सिस्टम जो है बिल्कुल लो तो नहीं है उसका, या मॉडरेट और सीवियर कोई अदर एक्यूट इलनेस तो नहीं है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम होगी या कोई अदर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम होगी, यूरिनरी सिस्टम प्रॉब्लम होगी, या कोई रिसेंट ब्लड प्रोडक्ट या कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह तो नहीं लिया हो पहले, या कोई पर्सनल हिस्ट्री तो नहीं फैमिली की सीजर्स की या अदर प्रॉब्लम देखनी है। तो ये क्या है, हमारी हिस्ट्री है। इसके अंदर हमने कोई भी एलर्जिक रिएक्शन की किसी भी की चीज़ से कोई हिस्ट्री तो नहीं, पहले की प्रेगनेंसी या फिर इम्यूनिटी जो है पहले से लो तो नहीं है, या कोई अदर एक्यूट इलनेस तो नहीं है, या कोई अदर पहले ब्लड प्रोडक्ट लिया हो, या कोई अदर एलर्जी या सीजर्स वगैरह पेशेंट को तो नहीं पड़ते हैं। तो ये चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, इनका प्रिकॉशंस लेना है हमने। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेबल पीरियड। अ पर्सन विद मीजल्स कैन स्प्रेड द वायरस टू अदर्स। अगर किसी पर्सन को मीजल हुआ है तो वो जो वायरस है वो अदर पर्सन को फैलने का डर रहता है। इट इज़ अबाउट 18 डेज स्टार्टिंग 4 डेज, और ये मेनली 8 डेज तक रहता है, स्टार्टिंग 4 डेज और स्टार्टिंग के 4 डेज तक रहता है जब रैश अपीयर होते हैं। एंडिंग व्हेन द रैश हैज़ बीन प्रेजेंट फॉर 4 डेज, और एंड में होते हैं रैशेज जो होते हैं 4 डेज तक ख़त्म होने वाले होते हैं। तो ये कम्युनिकेबल पीरियड है हमारा कि मेनली जो होता है दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, खतरा रहता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। इसके अंदर हमने मेडिकेशन देनी है फीवर और पेन को कंट्रोल करने के लिए। IV फ्लूइड्स देने हैं, IV फ्लूइड्स के अंदर जूस हो गया, सूप हो गया, चीज़ें देनी है। एंटीबायोटिक्स देने हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। विटामिन A देना है क्योंकि पेशेंट जो है उसको ब्लाइंड होने के चांस है तो हमने उसको एंटीबायोटिक देना है। आइसोलेशन करना है जिसको 5th ऑफ रैश, अगर रैशेस वगैरह ज़्यादा अपीयर हो गए तो उसको स्टार्टिंग में जब रैश अपीयर हो रहे हैं तो उस टाइम ही आइसोलेट कर देना है। केप्ट ऑन बेड अंटिल फीवर और कफ सबसाइड्स,
कफ और फीवर हो रहा है तो पेशेंट को बोलना है कि अपने बेड पे ही खांसी कर ले। प्रोवाइड डिम लाइट, पेशेंट के आसपास बिल्कुल डिम लाइट देनी है, बिल्कुल डिम कम लाइट करनी है उसके कमरे में। उसकी आई को क्लीन करना है, हमेशा आई को जो है सैलाइन वाटर से साफ़ करना है, अच्छी तरह वॉश करना है। एनकरेज, पेशेंट को बोलना है कि वो ज़्यादा फ्लूइड जो है वो ले, इससे क्या होगा, उसका डिहाइड्रेशन लेवल जो है, आई फ्लूइड का लेवल जो है पूरा मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट क्या, कोई भी ईचिंग वगैरह होगी स्किन पे तो उस पर खारिश नहीं करनी है, वहाँ पे लोशन वगैरह अप्लाई करना है। इम्यूनिटी कम है तो उसके लिए भी मेडिसिन जो है वो लेनी है। एंटीबैक्टीरियल थेरेपी जो है उसके लिए भी ट्रीटमेंट लेनी है। इससे क्या होगा, कोई भी ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन कर रही है उसके लिए भी मेडिकेशन लेनी है। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट और नर्सिंग इंटरवेंशन। इंट्रावेनस फ्लूइड देनी है, मेडिकेशन देनी है, फीवर को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स देने हैं, विटामिन ई देना है, पेशेंट को आइसोलेट करना है, कफ फीवर जो है वो कंट्रोल करना है उसका, उसके रूम में डिम लाइट करनी है, और आसपास जो बच्चों को, किसी छोटे बच्चे को नहीं आने देना। उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिकेशन देनी है, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देनी है। तो आज का हमारा टॉपिक था मीज़ल्स। थैंक यू।